और अभ्यास बहुत बड़ा जरूरी चीज होता है, समझे। अभी अगर हमको वो तलवार दे देगा तो एक आदमी को हम नहीं पाएंगे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के वो तलवार दे देता था हजारों के संख्या में एक बार में गाजर मूली की तरह छपछपाते काटते हुए। बचपन में कौन सा एक्टिविटी आप ज्यादा किए हैं? देखिए बचपन में जो एक्टिविटी था, हम लोग के गांव में एक तालाब है देखिए, और नदी भी है। मछली मारने का काम देखिए ज्यादा हकीकत है, मछली मारने का सबसे ज्यादा काम करते थे। उसके बाद है जो गोली जिसको अंटा बोलते हैं, बचपन में कंचा बहुत ज्यादा खेलते थे, नट्टू ये सब वगैरह नहीं। अरे मेरा बिजनेस खत्म हो रहा है। देखिए एक बात बताते हैं, तो नवादा में इतना सुनने के मिला और इतना आया कि मत कहिए। आप जब अच्छाई के मार्ग पे चलते हैं तो वो तो बुराई वाला वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो फिक्स है। इसमें कोई बहुत ज्यादा थे हम। मिशन 11 इसमें था कि हम सुपर 30 के आनंद सर हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बहुत ज्यादा, क्योंकि उस समय हम रामानुजन से, हमारे आर्यभट्ट साहब से, ये सबसे हम प्रेरित थे। तो हमारा था एक ही था थॉट्स कि हमको साइंटिस्ट बनना है, वैज्ञानिक बनना है, गणितज्ञ बनना है जी। और इसी मतलब पर्पस से, इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे काम भी कर रहे थे। और मैथमेटिक्स में अभी तक बहुत सारा चीज मतलब आगे किए भी, और बहुत सारा आगे मेरा रिसर्च भी जारी है। मेरा जीवन का 2 ही मकसद चल रहा था, एक अपना सेल्फ जो है कि वैज्ञानिक बनना या ये गणितज्ञ ये सब बनना, रिसर्च करना, और दूसरा था कि समाज के लोगों के हमको मदद करना था, समाज के लोगों के मदद करना था, जो कि नौकरी ये सब करके हम ज्यादा हम नहीं कर पाते, बन जाते। हमारे ये गौतम बुद्ध का बुक पढ़े, महात्मा गांधी के बारे में पढ़े, और बहुत सारा जो देशभक्त हमारे थे, जैसे हमारे ये भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सबके कहानी पढ़े धीरे धीरे, तो हमारे अंदर जो आया देशभक्ति प्रेम जागृत हुआ, और उसके बाद समाज में कुछ करने का प्रेरणा मिलने लगा हमको। और खास करके उस समय हम 2-3 लोग से ज्यादा प्रेरित हुए। एक गांधी जी से हुए, और दूसरा आपका स्वामी विवेकानंद से हुए, और तीसरा है जो गौतम बुद्ध के कहानी से हम ज्यादा प्रेरित हुए। तो हमको लगा कि जीवन में तो सब नौकरी ये वो कर ही रहा है, हमको है कि हमको पढ़ाई भी करना है और समाज में आप लोगों के लिए अच्छा और हितकारी भी करना है। इसी पर्पज से वहां हम स्टार्ट किए अपना ज्ञान को, कि हमारे पास जो ज्ञान है उसको बांटना भी है। तो वहां पहली बार हम लाए थे मिशन 11 लाए थे, कि हम लोग बासरीगंज के इलाका के हैं। उस दौर के हम मतलब की हैं जिस समय मतलब कि मतलब वहाँ जातीय चल रहा था, पूरे बासरीगंज इससे लिप्त था। तो वे सब बचपन में ही देखे हुए थे कि क्या था, तो ये सब डर भय का मतलब कि माया मोह का जीवन से ये सब खत्म हो चुका था हम लोग का। डेली कोई ऐसा दिन नहीं था हम लोग के 2001 का 2 का 3 का ऐसा घटना है कि जब मतलब कि डेली हम लोग मौत को जीते थे, डेली मौत को जिए हुए हैं हम लोग समझे। उस समय के लोग हैं 2001-2 का बासरीगंज का मौत जिए हुए हैं। आज आ रहा है कि रात में वो आके मार देगा, वो मार देगा, वो मार देगा, ऐसा डेली हम लोग चलते रहा है। ये सबसे हम लोग को डर नहीं था। और प्लस दूसरी हम लोग के जैसा बताएं, हम कृषक के बेटा हैं, किसान के बेटा हैं, पैसा हाथ में कभी नहीं मिलता, आपको जान के आश्चर्य होगा। हम लोग खेत उत से गेहूं लाते थे, धान लाते थे, उसको बेच के कोई चीज़ खाना होता था, खरीदना होता था। चॉकलेट, लेमन जूस, मिक्सचर, झिल्ली उस समय मिलता था, एक घुरनी घुराने वाला घुरनी जैसा चॉकलेट होता था, ऐसे करते थे, वो भी देखिए था। आज के समय में हम सबको या बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि एक डिग्री लेने के बाद हमारा लाइफ सेट हो जाएगा, लेकिन आज के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे शिक्षक है जिन्होंने डिग्री भी की और उनको अच्छे खासा पैकेज मिला, फिर भी वो पैकेज को रिजेक्ट करके आज वो एक सक्सेसफुल टीचर बन गए। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे आखिर वो इतने अच्छे डिग्री करके, अच्छे पैकेज को रिजेक्ट करके आखिर वो टीचिंग लाइन को क्यों चुने। और इनका खास बात यह है कि 1 रुपया में क्रैश कोर्स लॉन्च करके बहुत सारे गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आज का एपिसोड में हमारे साथ है फाउंडर ऑफ दिशा क्लासेस अबोध सर। तो आप लोग इस पॉडकास्ट को अंत तक देखिए और इनसे जो भी सीखना होगा सीख कर कॉमेंट में बताएं कि ये पॉडकास्ट आप लोग को कैसा लगा। सर सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं कि आप अपने अनमोल समय हमारे साथ व्यतीत कर रहे हैं हमारे पॉडकास्ट में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी, जो आप अपना कीमती वक्त दिशा क्लासेस के लिए दिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी बचपन की ज़िंदगी से लेकर बीटेक तक की ज़िंदगी कैसा रहा, और वो सफ़र में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया, क्या अपॉर्चुनिटी मिला, आप पहले ये एक्सप्लेन करें। देखिए बचपन से लेके और अभी तक जो मेरा सफ़र रहा है
बहुत देखिए, आप जब कोई भी पथ या रास्ता तय करते हैं तो दो तरह का चीजें आता है आपका जीवन में। कुछ उतार चढ़ाव भी आता है, कुछ अच्छाइयाँ भी आता है, कुछ बुराइयाँ भी आता है। तो जैसे कि हम बचपन से लेके और अभी तक जो जीवन सफ़र किए, तो उसमें बहुत सारा खुश पल भी आया, दुख पल भी आया, और बहुत सारा जो है मतलब उतार चढ़ाव भी जीवन में जो होते रहता है वो भी आया, ठीक है। लेकिन जो भी कहिए, जीवन तो है कि हमेशा इसको किसी तरह से जीते ही रहना है। तो सर, जब आपने सबसे पहले बीटेक करने का आपके पास थॉट कहाँ से आया? बीटेक थॉट देखिए 2000 जब 9, 10, 8 का कहानी जब चल रहा था, तो उस समय इंजीनियर का समाज में बहुत ज़्यादा बोलबाला था, बहुत ज़्यादा नाम था इंजीनियर और डॉक्टर का, ठीक है। तो मेरा मैथमेटिक्स फिजिक्स ये सब थोड़ा ठीक था, इसके कारण है जो कि हम चूज किए क्या चीज़ को, इंजीनियरिंग को। तो इसके लिए अपना उस समय AI ट्रिपल और IIT का ज़्यादा बोलबाला चल रहा था। तो हम जब पटना गए थे, तो पटना में अपना जो डॉक्टर KC सिन्हा है उनसे हम मैथमेटिक्स अपना पढ़े थे, और बहुत सारे टीचर थे जिनसे, और AI ट्रिपल और IIT का तैयारी करते थे। वहीं से हमारा थॉट्स आया कि हमको बीटेक इंजीनियरिंग करना चाहिए। जी। क्लास 10th और 12th का आपका स्टूडेंट लाइफ कैसा रहा? 10th और 12th का देखिए स्टूडेंट लाइफ बहुत बेहतरीन रहा। 9th तक मेरा ज़्यादा सही नहीं था, लेकिन 9th का बाद जो बिहार शरीफ, मतलब गांव से हम बिहार शरीफ, मेरे दीदी और जिया जी हैं जो कि पढ़ने के लिए लेकर गए थे। तो 9th से जो मेरा ट्यूशन ये सब मिलने लगा हमको, तो वहाँ से मेरा है जो पढ़ाई का रूट चेंज हो गया। और उसके बाद जो रूट चेंज हुआ, उसके बाद जो भी कहिए यहाँ पे ज्ञान का छीटा पड़ा हम पे, या विद्या का छीटा पड़ा, वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ जो बिहार शरीफ से हुआ। उसके बाद है जो रात दिन एक करके मैथमेटिक्स पे पूरा एकदम, मतलब कि उसमें मान के चलिए हम एकदम एक तरह से खो गए मैथमेटिक्स के दुनिया में। तो उस समय जो मेरा थॉट्स था सिर्फ और सिर्फ मात्र एक था, क्योंकि उस समय हम रामानुजन से, हमारे आर्यभट्ट साहब से, ये सबसे हम प्रेरित थे। तो हमारा था एक ही था थॉट्स कि हमको साइंटिस्ट बनना है, वैज्ञानिक बनना है, गणितज्ञ बनना है। जी। और इसी मतलब पर्पज से, इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे काम भी कर रहे थे। और मैथमेटिक्स में अभी तक बहुत सारा चीज मतलब आगे किए भी, और बहुत सारा आगे मेरा रिसर्च भी जारी है। तो 10वां जाते जाते मतलब बेसिक लेवल का जो मैथमेटिक्स होता है बेसिक, और जो 10th लेवल तक था बहुत बेहतरीन हो चुका था। 10वां में मेरे भैया बिहार, ये पटना में रहते थे, जॉब करते थे, वहाँ मेरे बड़े भैया हैं, वो लेकर चले गए, और वहाँ का जो टर्निंग पॉइंट आया फिर वो एक अलग ही दिशा में चला गया फिर। जी। मतलब क्लास 7 से आप सीरियस होकर नहीं पढ़ाई करते? सीरियस होके गांव में पहले रहते थे, तो गांव में जो खेल कूद पे ज्यादा ध्यान देना, उस समय 2005-6 का घटना है। उस समय मतलब हम लोग के गांव में देखिए सकरी नदी है, सकरी नदी है, नदी में नहाना, इधर उधर घूमते रहना, खेलना कूदना, मतलब ज्यादा समय हम लोग व्यतीत कर दिए खेलने कूदने में। जी। तो बचपन में कौन सा एक्टिविटी आप ज्यादा किए हैं? देखिए बचपन में जो एक्टिविटी था, हम लोग के गांव में एक तालाब है देखिए, और नदी भी है। मछली मारने का काम देखिए ज्यादा हकीकत है, मछली मारने का सबसे ज्यादा काम करते थे। उसके बाद है जो गोली, जिसको अंटा बोलते हैं, बचपन में कंचा बहुत ज्यादा खेलते थे, नट्टू, ये सब क्रिकेट, ये सब का शौकीन थे। ये सब पूरा सम्मिलित रूप से बहुत बेहतरीन था। जी। फिर आपको अचानक मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आप इंजीनियर बनने का सपना देखने लगे? तो देखिए गांव में जब थे तो वहां तक कोई मोटिवेशन नहीं, वहां सिर्फ था खाओ पियो और खूब खेलो, और घर का खेत का जो थोड़ा मोड़ा काम होता है, किसान के देखिए हम लोग बाल बच्चा है, तो पापा उपा के साथ खेत में ये वो काम करना, साथ में जाना पड़ता था, सब कुछ किए। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट आया वो बिहार शरीफ में आया। बिहार शरीफ मेरा दीदी जिया जी ले गए वहां, और उसके बाद जब पटना गए, उसके बाद पूर्णतः टर्निंग पॉइंट आ गया मेरे जीवन में। उसके बाद वहीं से मेरा आया कि नहीं हमको इंजीनियर बनना है। जी सर, तो आपका सोच था और आपका लक्ष्य भी था कि हमको साइंटिस्ट या इंजीनियर कुछ बनना है। जी। आप वो बने भी, आप बीटेक किए, उसके बाद फिर आप टीचिंग लाइन में कैसे आ गए? देखिए जब हम पटना में थे और 10th में थे, तो जैसा कि बोले कि उस समय मैथमेटिक्स ये सब मेरा ठीक हो गया था, तो बहुत सारा मेरा पटना के मित्र थे, तो बहुत सारा पटना के मित्र थे, वो अपना भाई बहन को मेरे पास भेजते थे पढ़ने के लिए। तो उसी तरह से थोड़ा मोड़ा मैथमेटिक्स उन लोग को बताते थे, साइंस बताते थे, और वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया पढ़ाने का। पढ़ाने का कोई लक्ष्य नहीं था कि हमको पढ़ाना है,
लेकिन धीरे धीरे मतलब दोस्त का 2 गो भाई बहन आने लगे, 4 गो आने लगे, 5 गो आने लगे। इस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरा वहां बढ़ने लगा। हम 10th में थे, 8, 9 वाले को और 10th वाले हम अपना दोस्त ये सबको पढ़ाते थे, समझे। और पढ़ाने से वहां क्या हुआ कि मेरा दोस्त ये सब भी बहुत ज्यादा आने लगे, अपना भाई बहन को भेजने लगे। और उसके बाद फिर हम देखे कि बहुत ज्यादा आ रहा है मेरे पास बच्चा, तो एक टीचर वहां थे, उन्हीं का क्लासरूम में हम पढ़ाने लगे। और यकीन नहीं कर पाइएगा, 10th में रहते हुए उस समय हम 50, 60, 100 स्टूडेंट का बैच पटना में गुलजार बाग में, गाय घाट में, गुड़ की मंडी में पढ़ाते थे, सुरभि होटल में जी। उस समय हम पढ़ाने लगे थे उतना। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब उस समय कोई नहीं था कि हमको कोचिंग खोलना है, पढ़ाना है। नॉलेज था, आता था, हम पढ़ाते थे, बताते थे। और वहीं से मेरा जर्नी अप्रत्यक्ष रूप से स्टार्ट हो गया टीचिंग का जी। यही जर्नी था। मतलब आप बीटेक करके मतलब ये सब काम करते थे या नहीं, वो जब 10th में थे हम, अच्छा। 10 क्लास में जब थे तब ये जर्नी देखिए स्टार्ट हुआ था मेरा। उसके बाद 11, 12 वहीं पटना में हम किए। जैसा कि बताए, केसी सिन्हा सर से हम मैथमेटिक्स पढ़े थे और उसमें पढ़ते थे भी और पढ़ाने भी लगे थे। पहली बार तो हमरा ये लगा कि हमारे पास जो नॉलेज है, ज्ञान है, शिक्षा है, उसको हमको बांटना है। सबसे बड़ा देखिए थॉट्स यहाँ, उस समय हम प्रेरित हुए, स्वामी विवेकानंद के बुक पढ़े, हमारे ये गौतम बुद्ध का बुक पढ़े, महात्मा गांधी के बारे में पढ़े, और बहुत सारा जो देशभक्त हमारे थे, जैसे हमारे ये भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सबके कहानी पढ़े धीरे धीरे। तो हमारे अंदर जो आया देशभक्ति प्रेम जागृत हुआ, और उसके बाद समाज में कुछ करने का प्रेरणा मिलने लगा हमको। खास करके उस समय हम 2 लोग 3 लोग से ज्यादा प्रेरित हुए। एक गांधी जी से हुए, और दूसरा आपका स्वामी विवेकानंद से हुए, और तीसरा है जो गौतम बुद्ध के कहानी से हम ज्यादा प्रेरित हुए। तो हमको लगा कि जीवन में तो सब नौकरी ये वो कर ही रहा है, हमको है कि हमको पढ़ाई भी करना है और समाज में आप लोगों के लिए अच्छा और हितकारी भी करना है। इसी पर्पज से वहां हम स्टार्ट किए अपना ज्ञान को, कि हमारे पास जो ज्ञान है उसको बांटना भी है। तो वहां पहली बार हम लाए थे मिशन 11 लाए थे। मिशन 11 इसमें था कि हम सुपर 30 के आनंद सर हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे हम, बहुत ज्यादा। और वो उस समय हम सुने थे उनके बारे में कि वो 30 स्टूडेंट को लेते हैं और बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं और IIT में वो सिलेक्शन करवाते हैं। तो मेरा भी मकसद था कि हम अपना ज्ञान को बांटेंगे और कुछ बच्चा को हम भी फ्री में पढ़ा के और ज्ञान उसको देके और मैट्रिकेशन में टॉप करवाएंगे। तो पहली बार 2010 में ही मेरा ये कहानी स्टार्ट हो गया था, 10 और 11 में ही। तो मिशन 11 निकाले थे, जिसका मकसद था कि मैट्रिक में 11 बच्चा को चयन करना था। मिशन 11 में 11 बच्चा को चयन करके उसमें उसका ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना था और उसका पढ़ाई का पूरा खर्चा हमको देना था, और उसके बाद फिर उसको मैट्रिक में टॉपर करवाना था। यही मकसद था, और यहीं से मेरा देखिए मेन जर्नी स्टार्ट हो गया था जी। तो आप कितने साल से बच्चे को पढ़ा रहे हैं? हम 2009 से देखिए पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे दोस्तों मित्रों से, और उसके बाद 10 में रियल में वहां में एक कोचिंग में, जो हम जैसा बोले एक सर थे इंग्लिश का, मयूर राजन उनका नाम था, जो अभी भी गुड़ की मंडी में पढ़ाते हैं, पटना गायघाट में, पटना 7 में, और उन्हीं का कोचिंग था। तो जिस समय खाली उनका रहता था उस समय मित्र उत्र के भाई बहन दोस्त ये सबको हम उसी में पढ़ाते थे। और उस समय मेरे पास 300-400 स्टूडेंट था 2010 में और 11 जी। तो फिर आप नवादा कैसे शिफ्ट हुए? नवादा देखिए उसके बाद तो हुआ कि पहले हम वहां पे अपना था ये पटना में थे, अपना पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद हम इतना ज्यादा समाज में मतलब अपना नॉलेज को बांटने में लग गए कि हमारा अपना पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान कम हम देने लगे। और उसके बाद था कि हमको आगे का डिग्री नहीं लेना है, मैट्रिक में था कि हमको टॉप करना है। लेकिन उस समय हम जब एग्जाम दिए थे तो बहुत ज्यादा चोरी ये सब चलता था मैट्रिक के एग्जाम में, तो एवरेज मार्किंग करके नंबर कम आया, इससे हम ये होके मतलब ये हो गए, हतोत्साहित हुए। और हतोत्साहित हुए उसके बाद हमको लगा कि डिग्री उग्री का कोई मेरे जीवन में मायने नहीं रहेगा, हम बिना डिग्री को वो करके दिखा देंगे जो कि मतलब कि जो कर बहुत सारा लोग नहीं कर पाते हैं, मतलब साइंटिस्ट का काम, गणितज्ञ का काम करना है। इसके लिए हम घर में अपना बात भी किए कि हमको डिग्री लेना नहीं है, जो कि हमको सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करने दीजिए पूरा मैथमेटिक्स में और साइंस में। लेकिन गार्जियन कोई नहीं माने कि नहीं तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद बीटेक में प्राइवेट कॉलेज राजस्थान में SS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उदयपुर में एडमिशन हुआ। वहां भी हमारा मन नहीं पड़ा, वहां भी देखिए पढ़ाते थे हम, वहां भी पढ़ते थे कम, और पॉलिटेक्निक वाले के, यहाँ तक कि मेरा दोस्त बीटेक वाले थे, उन लोग के मैथमेटिक्स हम पढ़ाते थे। एक ब्रांच होता है मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल, उसको हम पढ़ाते थे, हम मैकेनिकल को पढ़ाते थे उसमें।
सब्जेक्ट होता है, उसको भी हम पढ़ाते थे। और उसके बाद फिर वहाँ पॉलिटेक्निक वाले पढ़ाते थे। फिर वहाँ पे हम देखे कि वहाँ का मैथमेटिक्स सिस्टम जो है थोड़ा सही नहीं है, राजस्थान का। इसके लिए हम बाहर रूम लिए और उसके बाद 6 महीना 3-3 4-4 घंटा शूटिंग करके अब वीडियो लेक्चर हम शूटिंग किए 9th और 10th क्लास का। ये है 2013, ये 14 और 15 का घटना है। 14 में अबोध कुमार लगता है 500-600 जीबी का 9th का मैथमेटिक्स और 10th का मैथमेटिक्स का पूरा जो है मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का बुक का वीडियो हम बना दिए थे वहां राजस्थान में। राजस्थान उसका पर्पस यही था कि वो वीडियो बना के और वहां के लोगों में एक चिप मेमोरी कार्ड के माध्यम से देना था और मैथमेटिक्स सुधार करना था। तो पहला जो मैथमेटिक्स का सुधार का कार्यक्रम अभियान ही हम चलाए थे। आओ मिलकर पढ़े का हम वहां ट्रस्ट बना रहे थे, हालांकि रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे हम, लेकिन उस समय आओ मिलकर पढ़े हम एक अभियान चलाए जिसके अंतर्गत राजस्थान में बहुत सारा स्टूडेंट को और विद्यार्थी को हम फायदा पहुंचाएं वीडियो बनाकर। और 9th और 10th का मैथमेटिक्स का लेक्चर शूट किए और लोगों को बंटवाए थे जी। जो आप अभियान राजस्थान में चलाए थे जी, क्या आपका नवादा में भी चलाने का प्लान है? नवादा में तो शुरू में आए तो वो चल ही रहा है। नवादा में जब बीटेक वहां कंप्लीट हो गया मेरा, आप यहाँ फिर आए हम जब नवादा में, तो उसके बाद यहाँ हम लाए थे 1 रुपया का प्लान। ये देखिए कोचिंग रियल में नवादा में देखिए खोलने का कोई मेरा पर्पस नहीं था। ये कोचिंग जो खोलने का था मेरा वो बिहार शरीफ में था। कहाँ था? बिहार शरीफ। लेकिन मेरा भैया थे और मेरा भैया का कुछ दोस्त फ्रेंड थे जो कि कहे कि अपना होम डिस्ट्रिक्ट में आइए। नवादा तो हम कभी जानते भी नहीं थे। बार्शीगंज अपना मेरा घर हुआ दौलतपुर और वहां से बिहार शरीफ गए थे। नवादा हम कभी आए गए नहीं थे, ठीक है। लेकिन मेरा भैया बोले कि होम डिस्ट्रिक्ट है और भैया कुछ मित्र थे जो कि कहे कि यहीं खोल लीजिए और यहाँ चलाइए, यहाँ भी ठीक रहेगा। और पहली बार नवादा में हम वही 2016 के समय में आए जब वहाँ कंप्लीट होने वाला था मेरा, तो उस समय फिर हम यहाँ पे चले आए जी। जो आप डिग्री किए थे सर बीटेक जी, उसमें आपको पैकेज वगैरह मिला था? पैकेज ये सब देखिए नॉलेज ठीक था, हर एक चीज ठीक था, पैकेज वो सब मिल रहा था, ठीक है। लेकिन हमरा कभी भी ये है ही नहीं था कि हम किसी के अंडर में काम करें और गवर्नमेंट जॉब करें। मेरा जीवन का 2 ही मकसद चल रहा था। एक अपना सेल्फ जो है कि वैज्ञानिक बनना या ये गणितज्ञ ये सब बनना, रिसर्च करना, और दूसरा था कि समाज के लोगों के हमको मदद करना था, समाज के लोगों के मदद करना था, जो कि नौकरी ये सब करके हम ज्यादा हम नहीं कर पाते, बंध जाते। और हमको एक ऐसा पेड़ वृक्ष का निर्माण करना था, पीपल के वृक्ष का, बरगद का वृक्ष का, जहां पे हजारों के हजार के संख्या में आवे लोग और वहां पे छांव प्राप्त करे, उसका लाभ प्राप्त करे। मतलब हम एक ऐसा स्थान बनाना चाह रहे थे जहां पे गरीब दिक्कत सिक्कत वाला लोग को सबको हम फायदामंद पहुंचाएं और अपना ज्ञान उसको बांटे हम, ये था जी। तो इसी मकसद लेके 2016 में यहाँ पे आए। 2016 के लास्ट में 5 दिसंबर में नवादा में दिशा क्लासेस के ओपनिंग हुआ और 1 रुपया का स्कीम लाए थे। और आप बिलीव नहीं कर पाइएगा, 1 रुपया जब नवादा में आया तो पहली बार दिशा क्लास में 11-12 बैच पढ़ाते हम रह गए थे। और सुबह में जो 7 बजे से स्टार्ट हो गया 6 बजे तक क्लास चला था। और पहला दिन अबोध कुमार 2800 लगभग बच्चा को पढ़ाए थे। हर एक बैच में 200, 250, 300 बच्चा, बैठने का जगह नहीं था इतना। 1 रुपया का शुरुआत में 2016 में एकदम यहाँ भागा दौड़ी का एडमिशन बहुत ज्यादा हुआ। उसका प्रमाण मेरे पास सब है। एडमिशन जो लिए थे, एडमिशन काउंटिंग ऑफ स्टूडेंट जो है सब उसका लिस्ट है मेरे पास, कहिएगा तो उसको हम दिखा भी सकते हैं। हो सकता है बहुत सारा लोग सुनेंगे तो उनको लगेगा कि मास्टर फेंक रहा है, लेकिन ये हकीकत घटना है, क्योंकि उसका मेरे पास जो है पूरा डाटा है। जो एडमिशन हम लिए थे 2016 में 2800 लगभग स्टूडेंट का, 3-4 कॉपी सिर्फ स्टूडेंट से भरा हुआ है। उसका नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर, ये सब एडमिशन जो लिए थे टोटल। पहला दिन हम 2800 बच्चा दिशा क्लास में पढ़ाए थे 5 दिसंबर 2016। तो कोई दूसरे कोचिंग वाला से आपको धमकी वगैरह नहीं आई? अरे मेरा बिजनेस खत्म हो रहा है। देखिए एक बात बताते हैं, धमकी तो नवादा में इतना सुनने के मिला और इतना आया कि मत कहिए। आप जब अच्छाई के मार्ग पे चलते हैं तो वो तो बुराई वाला वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो फिक्स है। इसमें कोई बहुत ज्यादा धमकी, मतलब अटर पटर टाइप के गाली देना, गलौज करना, और वो भी जानते हैं यहाँ का जो नामी टीचर थे, हो सकता है सुन के उनको थोड़ा खलबली जैसा लगे, लेकिन अबोध कुमार सबसे कभी हिचकता ये सब नहीं है, जो है एकदम मुंह पे बोलिए। नाम बताना? हाँ, नाम तो बताना देखिए उचित नहीं होगा किन्हीं को, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं तो वो अगला आदमी समझ जाएंगे खुद ब खुद, ठीक है। लेकिन अगर जीवन में आगे बढ़ना है, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और कुछ पीछे जलने वाले लोग या कुछ बोलने वाले हैं तो समझ जाइए आप जीवंत हैं और आप चिरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और नहीं अन्यथा आपको जब
आप अगला आदमी को लगेगा कि मतलब हमसे आगे निकल रहा है या कुछ मतलब उसको लग रहा है कि हमारा पेट पे लात मारा है तभी तो वो जल रहा है या किसी तरह के बात बोल रहा है। बहुत ज्यादा गाली गलौज सुनने के मौका मिला था, बहुत ज्यादा कॉल पे धमकी देना, ये देना, उठा लेंगे, कोचिंग बंद करवा देंगे, ऐसे बहुत तरह की चीज सुनने को हमको यहाँ मिला। जी, कैसे हैंडल किया ऐसा इस सबको हैंडल इस तरीका से देखिए किए। सबसे पहला देखिए क्या है, हमारे पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट आया, प्लस हमारा जान पहचान हर एक चीज सब ठीक ठाक था। और ये नहीं कि हम मतलब कि सबसे बड़ा है आपके अंदर जो इंसानियत है। जैसा कि हम बोले कि हम प्रेरित थे किनके, स्वामी विवेकानंद से, गौतम बुद्ध से, भगत सिंह से, सुभाष चंद्र बोस से, तब पीछे हटने का कोई बातें नहीं थी। हंसते हंसते सुभाष चंद्र ये भगत सिंह फांसी चढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं था। तो अबोध कुमार के क्या दिक्कत था, छोटा सा धमकी और ये। और दूसरा तरीका था, बात वही मेन था स्वामी विवेकानंद का, सत्य के मार्ग पे। और ये भी पता था कि सत्य पे चलने वाले को सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो ये सबसे वो कोई हमको फर्क पड़ने वाला नहीं था। और दूसरी कहावत ये भी मेरा माता जी कहा करते थे, हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। तो उस तरह से भूखने वाला पे कोई प्रभाव नहीं हुआ, सब भूखने। 3 मार्ग देखिए सफलता के। पहला बात, आपको लोग उंगली उठावेगा, पहले आप पर उंगली उठावेगा और उंगली उठेगा, आपका भूखेगा, और उसके बाद दूसरा वो शांत हो जाएगा, तीसरा आपका मार्ग को फॉलो करने लगेगा। जब आप अच्छाई के मार्ग पे रहते हैं, पहला खूब उंगली उठाएगा, खूब भूखेगा, दूसरा शांत हो जाएगा, और तीसरा फिर आप ही के बनाए हुए मार्ग पे वो आगे चलने लगेगा। जी, तो इसलिए कभी भी डिग होके चलिए, और कभी भी मतलब कि कोई दिक्कत आवे, परेशानी होवे, तो उसको डट के मुकाबला करके आगे चीरते हुए निकलिए। हमको स्वामी विवेकानंद के कहानी भी याद आ रहा है कि जब वो जंगल में जा रहे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, तो उनको लाल मुंह वाला बंदर उनको बहुत ज्यादा रगेदने लगा। कम से कम 50 वो 60 वो 100 के बंदर का झुंड उनको रगेदने लगा, और वो दौड़ के बेचारा भाग रहे थे। स्वामी विवेकानंद का घटना है, हम उनका जीवनी में पढ़े। तो भाग रहे थे, लेकिन एक दूर से साधु उनको बोल रहा था, डरो नहीं उसका सामना करो, डरो नहीं उसका सामना करो, डट के सामना करो, डट के मुकाबला करो। तो डट के मुकाबला हमारे स्वामी विवेकानंद जब पीछे घूर के देखे, सब बंदर रुक गया, और उसके बाद फिर चीरते हुए मतलब फिर सब बंदर भाग गया। दूसरा कहानी ये भी याद है हमको स्वामी विवेकानंद, ये गौतम बुद्ध का, वो चले गए थे डायरेक्ट अंगुलीमाल के जंगल में उसको ढूंढते हुए, ये आपको भी पता होगा। हाँ, तो जब अंगुलीमाल उसके पास गए, तो वो अंगुलीमाल बोलता है कि ठहर जाओ, बोलता है ठहर जाओ, तो बोला, ये डायरेक्ट बोल दिया कि हम तो ठहर गए, तुम कब ठहरोगे। तो ये सब बाकी सब याद है हमको, इसलिए हमको डर भय का कोई चिंता नहीं था। चौतरफा किसी तरीका से, डर से, मोह से, माया से, जान से, प्राण से कोई डर नहीं था हम इसलिए डरने का कोई सवाल ही नहीं होता। कभी आपको पर्सनली कोई अटैक किया था? अरे पर्सनली बहुत सारा अटैक हुआ, बहुत डायरेक्ट अटैक भी हुआ है। यहाँ कोचिंग पर यहाँ तक कि कट्टा भी आया है लेके, समझे, यहाँ तक यहाँ दिक्कत हुआ है हमको। कोचिंग पर कट्टा आके हमको धमकाया गया, लेकिन हम डरने उड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए मतलब कि अगला को फिर पीछे हटना पड़े, ऐसा कहानी हुआ था मेरे साथ। आप प्रशासन का हेल्प लिए थे? प्रशासन के उस समय हेल्प नहीं ले पाए थे, क्योंकि आया आया और उसके बाद फिर वो दिक्कत थोड़ा सा किया, उसके बाद फिर वो हाथ मिला के चला गया कि ठीक है, हम आपका दिक्कत होने नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। इस तरह का अथी हुआ, फिर अपना मतलब मित्रता मैत्रीपूर्ण बात कर लिए। मतलब अगला आदमी आपके सामने झुक गया? हाँ, झुके नहीं, उसको मैत्रीपूर्ण व्यवहार वो करने लगे। मेन बात है कि हम पीछे नहीं हटे, तो अगला वही था, डराने आया था, हम डरे नहीं, तो फिर कोई दिक्कत हुआ नहीं। उनको तो कोई भेजा होगा? कोई भेजा क्या, ये तो देखिए बिना भेजे हुए कोई कहाँ से आ जाएगा, भेजेगा कोई तभी तो आएगा, ठीक है ना। और नवादा जिला थोड़ा सा, नवादा जो है थोड़ा सा ये सब देखते ही हैं, लड़ाई झगड़ा वाला मैटर थोड़ा सा ज़्यादा होते रहता है। ये तो हमेशा नबी नगर तरफ, और हम देखते हैं कि कौन ऐसा दिन है जो 2 4 गो लड़ाई लड़का लोग ये नहीं करता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है। सर, जो आपका कोचिंग का नाम है वो दिशा क्लासेस है जी, और एक और बिहार में एक शिक्षक है जो दिशा ऑनलाइन क्लासेस करके, वो काफी ज्यादा फेमस है जी। और आप भी वही नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं और वो भी वही नाम से चलाते हैं। तो डर किनको लगना चाहिए? उनको डर लगना चाहिए या आपको डर लगना चाहिए? चैनल किसका डिलीट होगा? देखिए, किसी के डिलीट नहीं होगा, इसलिए क्योंकि प्रमाण के जब बात आएगा तो प्रमाण मेरे पास भी बहुत सारा है कि हम जब चला रहे हैं, 2016 से हम चला रहे हैं, हमारा सब कुछ है। और दूसरी बात, इसलिए उनका है दिशा ऑनलाइन क्लासेस और मेरा है दिशा क्लासेस, तो डिलीट उलीट होने का कोई चांस ही नहीं है। अपना वो भी चला रहे हैं, अपना हम चला रहे हैं, और दोनों का जर्नी जानिएगा। शुरुआत में देखिए हमारा था, हम भी ऑनलाइन आए, वो भी ऑनलाइन आए थे। शुरू में उनसे ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरा ही था, लेकिन
कहता है कि कोई चीज में अगर कंटिन्यू लगातार आप रह जाइएगा तो उसमें आगे निकल जाइएगा। और हम हैं जो जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो हम ऑफलाइन में आ गए, ऑनलाइन हम छोड़ दिए। और वो हैं जो संजय सर हैं जो अपना ऑनलाइन पढ़ाते रह गए, तो वो चीरते हुए आगे निकल गए। बस इतना ही है, इसमें डरने उन्हें का किन्हीं को बात नहीं, हमको भी नहीं, उनको भी, किसी को डरने की कोई बात नहीं। तो दिशा क्लासेस का आप कॉपी किए हैं या आपका वो कॉपी किए? कोई कॉपी नहीं किए हैं, वो अपना स्वतंत्र रूप से, वो कहीं और के हैं, हम कहीं और के हैं, दोनों स्वतंत्र रूप से थे। वो कहीं और से अपना दिशा क्लास चला रहे थे, हम अपना कहीं और से चला रहे थे। कोई किसी का कोई कॉपी नहीं किया है जी। आपका जो स्टूडेंट है सर, उसका हाईएस्ट मार्क्स कितना गया है 10th और 12th बोर्ड में? देखिए हाईएस्ट तो अभी तक मेरे पास 463-64 तक गया है जी। 463-64 तक ही 10th में भी और लगभग 12th में भी ऐसा गया है मेरे पास जी। टॉपर आप ये बात बिलीव करते हैं कि नवादा जिला से आप टॉपर? हाँ, इसके पीछे हम बहुत कार्यरत हैं, इसमें लगे हुए हैं भी। हम जोश जुनून बच्चा में डालते भी हैं और टॉपर कराने का भरसक प्रयास करते हैं। और इस बार जो है 2026-27 में 26-27 का जो बैच है उसमें है ऑल सब्जेक्ट का व्यवस्था हम कर दिए। पहले मेरे पास ऑल सब्जेक्ट नहीं था, हम मैथ और साइंस पढ़ाते थे 10th वाले के, और 12th वाले के मैथ और फिजिक्स पढ़ाते थे। लेकिन इस बार ऑल सब्जेक्ट करने के पीछे रीजन यही है कि हम सब सब्जेक्ट एक ही जगह पढ़ाएंगे और जो है कि अच्छा से सब सब्जेक्ट का पहले कोर्स कंप्लीट ये सब करवा के और टॉप करवाने का कोशिश पूरा हम करेंगे। ये मतलब आपके कोचिंग में सारा सब्जेक्ट का व्यवस्था हो रहा है? जी, हो गया हो गया है जी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो गया जी। तो इससे तो बच्चे को भी बहुत आराम होगा सर। ऐसे 2 ही सब्जेक्ट पढ़ता था आपके पास और बाकी सब्जेक्ट दूसरे जगह पढ़ता। हाँ, तो अब है जो कि ऑल सब्जेक्ट यहीं पे हो गया है, तो बच्चे को और गार्जियन को भी आराम है और फीस भी कम है। ऑनलाइन में तो मात्र 99 रुपया में अभी है जो 1000 कोई 1500 लेते हैं फीस ऑनलाइन में ऑल सब्जेक्ट का, 10th और 12th का। और हम है जो 10th और 12th का मात्र 99 रुपया में ऑल सब्जेक्ट 1 साल पढ़ाएंगे जी। सर, तो जो स्टूडेंट आपका टॉप करता है उस स्टूडेंट का सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स रहता है? देखिए सबसे ज्यादा जो मेरा स्टूडेंट रहता है उनको मैथमेटिक्स में रहता है। और कुछ क्या देखिए स्टूडेंट पे निर्भर करता है कि किस सब्जेक्ट में मतलब कि अच्छा से पढ़े हुए है और किस सब्जेक्ट में वहाँ जो पढ़ के गया ज्यादा उस तरह का क्वेश्चन वहां से आ गया, ठीक है, तो उस तरह के डील करके आ जाता है बच्चा। इसे मेरे पास जो पढ़ता है मैथमेटिक्स में हम देखते हैं ज्यादा नंबर उठाता है जी। इस बार आपके पास कितना टारगेट है कि इतना बच्चा 450 नंबर लाएगा? देखिए इस बार जो हम बैच लिए हुए हैं ने, तो मकसद यही है कि जो 400-450 मतलब नंबर लाएगा उसी को रखेंगे, अन्यथा हम रखेंगे ही नहीं। मतलब जो 10th में लाएगा हाँ, 12th 10th में, हाँ नहीं, जो 10th में हमको लगाना है उससे उतना नंबर हमको 400 प्लस लगाना है, माने लाने के लिए प्रेरित करना है। कमजोर रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको हम तेज करेंगे, लेकिन उसमें हौसला रहना चाहिए कि हम लाएंगे इतना, तब उसको हम लाने का पूरा एकदम कोशिश करेंगे और काम करेंगे उस पर। नवादा जिला में सर बहुत सारे टीचर है जो क्लास 10th को और 12th को पढ़ाते हैं, तो उसमें और आप में मेन डिफरेंस क्या आप बता सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो नवादा हम एक बात एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं और हम मुंह पे ही बोलना पसंद करते हैं, ज्यादा यही अच्छा है। सबसे पहला बात देखिए, गुरु और चेला मतलब होता क्या है? तो गुरु मतलब ज्ञान है और ज्ञान मतलब प्रकाश समझा जाता है। चेला मतलब या शिष्य से मतलब होता है अंधकार, होता अज्ञान, अंधकार है मतलब अज्ञान है, ठीक है। तो आप गुरु हैं तो ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाइए, उसमें संस्कार दीजिए, ज्ञान दीजिए और उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छा से क्या कीजिए, प्रेरित कीजिए। ये चीज होना चाहिए हम में और अगला में। देखिए क्या अंतर है हमने, लेकिन हम क्या करते हैं और हम में क्या है हम ये बताते हैं, ठीक है। हम में यही है कि हम जो है बच्चा को सबसे पहला कि आपको पढ़ना तो है ही है, आए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उससे बड़ा जरूरी है आपका संस्कार। पहला संस्कार, उसके बाद ज्ञान, और जो संस्कार और ज्ञान प्राप्त किए उसके जरिए जीवन में कुछ आगे बढ़ना और आगे क्या करना, प्राप्त करना, ये हम सिखाते हैं। देखिए ठीक है, और इसी पे हम चलते हैं जी। आप यहाँ अपना किसी को कंपटीशन मानते हैं? देखिए कंपटीशन तो सब में रहता ही है, कंपटीशन सब में रहता है, लेकिन एक्चुअल में हम देखिए किसी को कंपटीटर मानते नहीं, क्योंकि हम शुरू में ही बोले कि हम स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध ये सबसे मतलब कि क्या है, प्रेरित हैं। तो हमको मानना है किसी से आगे हमको क्यों निकलना है, खुद से आगे निकलना है। और जो व्यक्ति खुद से आगे निकल गया तो फिर वो सबसे आगे निकल गया।
इसलिए हम किसी से आगे निकल, मान लीजिए ठीक है हम 10 गो नवादा में मान लीजिए, तो 10 गो से आगे निकलना चाहते हैं, तो नवादा में छोड़ के पटना है, गया है, इधर है, उधर है, तो हम नवादा से आगे निकल गए और लोगों से कहाँ निकले। तो हमको किसी से आगे नहीं निकलना, हमको खुद से निकलना है। जो लोग मेरे पास आ रहा है, जो विद्यार्थी आ रहे हैं, उसको बेहतरीन करना है। जब उसको बेहतरीन करेंगे तो हम खुद आगे बढ़ जाएंगे। गुरु का नाम जो है उसका ज्ञान से नहीं होता है। बच्चा जो काबिल बन के आगे निकल जाता है, उससे मेरा पहचान होगा ज्यादा। जी, आप कहते हैं सर कि बच्चा को मेरा टारगेट है कि 440 मार्क्स प्लस लाना है जी, तो नंबर क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट ज्यादा है? देखिए अभी नंबर इसलिए इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले तो नॉलेज हम बात किए हैं, ठीक है। नॉलेज जब अच्छा अगर रहेगा ना, खास करके जो बेसिक आधारभूत जो नॉलेज रहता है, बेसिक नॉलेज इसको बोलते हैं, अगर बेसिक नॉलेज ठीक रहेगा तो नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और आजकल का जो दौर चल रहा है वो नंबर का तो बहुत बड़ा मायने देखिए, ठीक है। नंबर हर एक चीज़ में जगह खोजता है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कोई भी मतलब कि बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम में नंबर बेसिस पे भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो नंबर भी तो इम्पोर्टेंट है, नॉलेज और उसके बाद नंबर इम्पोर्टेंट है। जी, आप अपने स्टूडेंट को पहचान लेते हैं कि कौन बच्चा टॉप करेगा और कौन बच्चा? हाँ, ये तो देखिए कोई भी, जैसे कहा जाता है ना कि कोई भी माता जो है गर्भ में ही पता चल जाता है उनको कि मेरा बच्चा का लक्षण क्या होगा, ठीक है। गर्भ में ही पता चल जाता है माता जी को कि हमारा बच्चा का लक्षण कैसा होगा, गुणवान होगा, कैसा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से एक गुरु को पता चल जाता है कि हमारे विद्यार्थी जो कौन है, किस लेवल का है, वो पता चल जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं जो जिस फील्ड में रहता है उस सब व्यक्ति को ये सब पता चलने लगता है। जी, तो आप उस बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या जो फ्लॉप रहते हैं उसको आप ज्यादा सपोर्ट करते हैं? ज्यादा देखिए हमारा मानना है, हमारा जो सिद्धांत है वो है कि तेज को तेज करवाना क्या है, जो कमजोर है उसको तेज करवाने का महत्व है। तेज है उसको रास्ता दिखाइए, वो पकड़ते हुए आगे निकल जाएगा, लेकिन जो कमजोर है उसको आगे बढ़ाना है। जो उठा हुआ है उसको क्या उठाना है, जो गिरा हुआ है उसको क्या करना है, उठाना है। इस थिंक पे है। तो जो तेज हैं, चाहे जिनका बेसिक ये सब ठीक है, जो हम जान रहे हैं कि नंबर अच्छा ला सकते हैं, तो उनको अच्छा गाइड करते हैं, उनको रास्ता अच्छा दिखाते हैं। लेकिन जो कमजोर है उनको हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है, अच्छा से सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, ताकि वो भी उस लायक बने और अच्छे नंबर और अच्छा ज्ञान अर्जित कर पाए। जी, आज का स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सर? आज का देखिए स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है न कि उसके अंदर जो है एक नियम से काम करने का शैली और तरीका नहीं है। एक नियम से आज अगर आप डांट डपट दिए तो आज 1-2 घंटा कस के पढ़ लेगा, कल पढ़ लेगा और फिर 2-3 दिन के बाद फिर वही हाल हो जाएगा। मतलब एक नियम से, एक रूल से, एक तौर तरीका से नहीं चलना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और अभी के दौर में देखते हैं मोबाइल सबके पास रहता है, तो मोबाइल में पढ़ाई वाला चीज़ नहीं देख के कोई गेम खेलने लगेगा, कोई रील्स देखने लगेगा, कोई शॉर्ट्स देखने लगेगा। तो आजकल ये सब समस्या चल रहा है। जी, सबसे ज्यादा बच्चा डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है, मोबाइल से या कुछ और चीज से? देखिए आजकल डिस्ट्रैक्शन का तो 2-3 कारण हम मान रहे हैं और आप लोग भी जानते होंगे। पहला देखिए बहुत सारा स्टूडेंट के यहाँ मोबाइल है, तो जो बहुत सारा स्टूडेंट देखिए जिनके पास मोबाइल है तो उसमें बहुत सारा पढ़ने वाले भी हैं, उसका उपयोग सदुपयोग करते हैं। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट है जो उसको बैडली तरीका से, खराब तरीका से यूज करते हैं, मतलब मोबाइल गेम खेलने में, और हो गया आपका रील्स देखने में, वीडियो देखने में, मूवी देखने में। अब दूसरा है जो दोस्ती यारी कर रहे हैं, दोस्ती यारी करके उसके समय बर्बाद करना, कभी उसके साथ चल जाना, कभी उसके साथ चले जाना, ये सब में हम आजकल समाज में ज्यादा देख रहे हैं। जी, बच्चा एक गर्ल्स साइड से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, जो क्लास 10 और 12 का रहता है, जी, बच्चा इसमें ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, तो उसके लिए हाँ, ये भी आप का कहना बिल्कुल एकदम सही है कि जैसे देखिए 9th तक बच्चा देखिए लगभग ठीक रहता है। 9 के बाद जैसे उस लड़का या लड़की में हार्मोनल चेंजेस होने लगता है, बायोलॉजिकल चेंजेस होता है, तो स्वाभाविक है जो लड़का को बहुत सारा लड़की के प्रति या लड़की को लड़का के प्रति मतलब कि ध्यान जाने लगता है। तो लोग यहाँ सोच रहे हैं ना, यहाँ खुला मैसेज देखिए हम दे रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे लोगों के लगता है कि अगला, जैसे मान लीजिए हम लड़का है, ठीक है, और अगला कोई लड़की कोई देख के मुस्कुरा गए, तो हमको लगा कि अरे यार हमको प्यार हो रहा है, मोहब्बत हो रहा है, लेकिन हकीकत में ये सब कुछ नहीं।
ये क्या है, बायोलॉजिकल सिर्फ चेंजेस, हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस है जिसके कारण ऐसा अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ये प्यार मोहब्बत का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोई लड़की को कोई लड़का देखते हैं बार बार या देख के हंसते हैं तो उनको लगता है कि अरे, और घर उर में अगर याद वाद आने लगता है तो उनको लगता है कि हमको प्यार मोहब्बत होने लगा है। तो कृपया करके ऐसा मत सोचें, ठीक है। ये हार्मोनल और बायोलॉजिकल चेंजेस, परिवर्तन के कारण ऐसा अट्रैक्शन होता है जी। ऐसा केस आपको देखने को मिलता है अपने कोचिंग में? ऐसा देखने के तो मान लीजिए अगर 50 गो या 100 गो के बैच है तो एगो दोगो तो 2 गो 5 गो 10 गो ऐसा देखने को मिलता है जी। जो कि मतलब कि पढ़ने पर थोड़ा कम ध्यान और लड़का या लड़की पे ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, ऐसा होता है जी। हार्मोनल चेंज के कारण सर कुछ 9th या 10th का जो लड़का रहता है वो एक रिलेशनशिप में चल जाता है जी, और लॉन्ग टाइम तक रहता है और फिर वही रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक बन जाता है जी। तो शायद आपके पास कंप्लेन आया होगा ऐसा कि सर ये लड़का परेशान कर रहा है ऐसे। मेरे पास कुछ ऐसा जो है कंप्लेन आता है, कभी कदाल आता है। तो ऐसा कंप्लेन आता है तो हम उनके देखिए बच्चा को समझाते हैं, नहीं समझता है तो माता पिता को बुला के बताते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा है, और अगर ऐसा करेगा तो फिर हमको नहीं पढ़ा पाएंगे इनको। और उस हिसाब से अगर बात मान के बच्चा ठीक करने लगते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम उनको फिर पढ़ाते नहीं। फिर क्या होता है दिक्कत कि एगो बच्चा के कारण फिर अगला भी उस तरह से डिस्ट्रैक्शन होगा, इसलिए हम उस तरह के बच्चा को फिर हटाने का काम करते हैं जी। पर्सनल लाइफ में आप ऐसे सिचुएशन से बिलोंग किए थे, आप डिस्ट्रैक्ट हुए थे? देखिए हकीकत बताते हैं, जब हम ये क्या बोलते हैं उसको, शुरू में ही 9-10 में जब स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध ये सब के कहानी से जुड़ गए थे, तो हकीकत एक घटना मेरा ये भी था, मेरा माताजी और मेरा घर वाले खास करके माताजी रोते थे, क्योंकि एक बार था कि हम भी वही साधु संत और ऋषि मुनि का कहानी मतलब की ओर हम अग्रसरित, बहुत ज़्यादा हम स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध से मतलब प्रेरित थे और उन लोग के मार्ग पे चलने लगे थे। इसलिए मेरा माता जी ये सब रोते थे भी, बेटा मतलब कि ऐसा नहीं करना है, साधु संत महात्मा ये सब नहीं बनना है, पढ़ाई पे ध्यान दो और आगे है जो जैसे हम लोग जीवन जिए उसी तरह से जीवन जीना है। तो इस तरह का चीज़ें जो है मेरे अधे में मतलब मेरे जहन में और मेरे दिमाग में नहीं आता था जी। सर तो आपका क्या प्लान है, अभी आप शादी करना है या नहीं? आपको शादी देखिए करेंगे ही जी, एकदम करेंगे। हाँ शादी करना है, ठीक है, नहीं शादी करना है। और आगे मतलब कि हमारे डार्विन साहब, रॉबर्ट डार्विन साहब भी बोले, जीवन जय प्रक्रम जो है, जय प्रक्रम, जब तक जीवन नहीं बढ़ेगा आगे तो जय प्रक्रम संभव पूरे नहीं है। तो जीवन अपने जैसा संतान का उत्पत्ति करना भी क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो हम शादी करेंगे और जैसे सब अपना जीवन यापन करते हैं, गृहस्थ जीवन जिएंगे जी। अच्छा शादी करना? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा जो आजकल का बच्चा है सर वो 2 कॉन्सेप्ट से जीता है, एक रट्टा मारता है, एक समझता है जी। क्या बिलीव करते हैं इस पर? देखिए सबसे पहला तो है कि रट्टा मारने से वो रट्टा, देखिए सबसे पहले ये जो है कुछ जगह पे जो है रट्टा मारना उचित है और कुछ जगह पे समझना क्या है उचित है। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, तो ये सबको समझना है, ये सबका बेसिक पॉइंट को देखे समझा जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जहाँ कुछ आर्ट्स का चीज़ आता है, एसएसटी का, संस्कृत का, हिंदी का, तो वहाँ पे रट्टा भी मारा जाता है, याद भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन समझ के पढ़ना वो ज़्यादा बेहतर है जी। क्लास 10th और 12th को कौन सा सब्जेक्ट जो है बच्चा को ज़्यादा डराता है? देखिए 10th में तो सबसे ज़्यादा जो अभी है, एक तो मैथमेटिक्स नंबर 1 पे आता है और दूसरा है जो संस्कृत का लोप होते जा रहा है। संस्कृत पढ़ाने वाले अच्छे ट्यूटर नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण है कि संस्कृत से बच्चा का, विद्यार्थी का जुड़ाव लगाव खत्म हो गया है। तो उसमें है जो नॉलेज उतना नहीं रहने के कारण उसमें दिक्कत होता है और मैथमेटिक्स नंबर 1 पे उसमें भी दिक्कत होता है। लेकिन 12th का कहानी जो 11-12th का, उसमें एक मैथमेटिक्स आता है और एक फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों आता है जी। सर कभी आप इस पे फोकस किए कि जो हमारे संस्कृति सब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है जी जी। और वो हमारे सनातन धर्म के लिए जो भी वेद वगैरह है वो संस्कृत में लिखा हुआ, तो संस्कृत को कैसे आगे बढ़ाया जाए? देखिए संस्कृत को आगे बढ़ाना एक तरह से बहुत जरूरी है। हमारे गवर्नमेंट को, सरकार को, प्रशासन को, सरकार को खास करके इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत रियल में संस्कार को जन्म देता है। संस्कृत हम भी पढ़े थे 9th क्लास में, याद है, बहुत सारा श्लोक है, ठीक है, और कुछ श्लोक अभी भी याद है हमको जो 9th में ही पढ़े थे।
और वो जो श्लोक से हमें बहुत सारा विचार में चेंजेस आया, बहुत सारा मनोवृत्ति में बदलाव आया। एक श्लोक हमको ठीक ठीक याद आ रहा है, अभिवादन शिलस्य नित्यम विर्धोपा से बिना चत्वारि तस्वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन शिलस्य नित्यम विर्धोपा से बिना, अभिवादन जो व्यक्ति विद्यार्थी अपने से बड़ों या बूढ़ों के स्वभाव को स्वागत करता है, अभिवादन करता है, उसको 4 चीज की प्राप्ति होती है। चत्वारि तस्वर्धन्ते, 4 चीजों की प्राप्ति होती है। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु, विद्या, यश और बल। ये जी बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को प्रेशर डालते हैं। बच्चे सोचते हैं हम अलग फील्ड में जाए, लेकिन जो पेरेंट्स है वो प्रेशर डाल के बोलते हैं पढ़ो। तो वैसा पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे तो बच्चा जो करना चाहता है और उसका अगर लगाव, ठीक है, लगाव कुछ अलग फील्ड में है और गार्जियन कुछ अलग करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे यही सजेशन देंगे कि बच्चा को अच्छे व्यक्ति से, अच्छा ट्यूटर से मिलवाइए और गार्जियन भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे और वहाँ पे विस्तृत बात करेंगे। अगर बच्चे को है कि हाँ उसी फील्ड में उसमें बहुत ज्यादा वो बेहतर कर सकता है, तो उनको मेरे विचार से करने देना चाहिए। लेकिन गार्जियन जो चाहते हैं कि हम ये करवाएं, तो वो अपना साइड से वो करेंगे। लेकिन बच्चा अगर चाहता है कि हम इस फील्ड में ज़्यादा करें तो वो कर सकता है। हालांकि देखिए 9th-10th में बच्चा का माइंड उस पर्पज से उतना ग्रो नहीं रहता है, वो कुछ भी इधर उधर देख के वो समझ लेता है कि हमको भी ये करना है, इसे करना है, क्रिकेट खेलना है, चाहे म्यूजिक करना है, चाहे डांस करना है, ठीक है। तो वो कभी कभी होता है कि देखा देखी में डिसीजन ले लेते हैं, समझे, उनके बारे में उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन देखा देखी में कि मतलब कि हम भी ऐसे करेंगे, क्योंकि पढ़ने से थोड़ा सा सब है जो दूर भागता है, ठीक है, पढ़ने को थोड़ा कठिन मानता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति को, विद्यार्थी को सबसे पहले अच्छा से उसको समझाया जाए, बुझाया जाए। अगर उस फील्ड में वो करना चाहता है तो उसको करवाया जाए, और अन्यथा बच्चा को भी समझना पड़ेगा ही कि मेरा माता पिता है जो मेरे लिए गलत रास्ता चयन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दोनों में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बच्चा में भी और गार्जियन में भी। जो सर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ आप एक सामाजिक काम भी कर रहे हैं। तो जो 1 रुपया का आप आइडिया आया वो पहले हमको सब कुछ बता दिए हैं कि क्यों आया और क्या मेरा सोच है, जो विचारधारा था आप वो पहले ही बता दिए। तो मेरा ये सवाल है सर कि जो 1 रुपया का जो आप बैच लॉन्च किए थे, जो भी आपके टीम मेंबर थे या जो भी आपके पेरेंट्स थे, कभी आपको सलाह नहीं दिए कि इससे बहुत लॉस हो रहा है यार थोड़ा सा? देखिए, ये तो मेरा गार्जियन से भी हमेशा आता है शिकायत, मेरा खुद का शिकायत होता है, ठीक है। और बहुत सारा दोस्त मित्र हैं वो भी किया, क्या यार 1 रुपया में आप पढ़ा रहे हैं, 1 रुपया से क्या होगा। बहुत सारा स्टूडेंट भी हमको कॉल करते हैं, सर 1 रुपया लेते हैं, सर 1 रुपया में क्या होगा सर, ठीक है। लेकिन देखिए क्या होता है, एक हम गुरु हैं, तो मेन बैच है जो कुछ जो ज्ञान होता है वो पैसे में देते हैं, पैसा लेके पढ़ाते हैं, कम ही लेते हैं लेकिन लेते हैं। लेकिन शिक्षा का, ज्ञान का कुछ ऐसा भाग है जहाँ पे ऐसा भी दीजिए जहाँ पे कोई पैसा का बात ना हो, कोई मर्यादा ना बने कि कोई किसी के पास पैसा नहीं है तो वो पढ़ ना पाए, ठीक है। तो वो ऐसा व्यक्ति भी और विद्यार्थी भी आके पढ़े। हालांकि हम बैच में भी ऐसा करते हैं कि जो अगर विद्यार्थी थोड़ा सा पैसा से, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं तो उनका गार्जियन उर्जियन मिलते हैं तो उनको कम भी कर देते हैं, और अगर वो देने से लाचार हो, ना दे पाए, तो उनको भी हम पढ़ाते हैं मेन बैच में भी जी। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और गार्जियन से तो शिकायत आता है हमेशा। मेरा माता जी कहते थे 1 रुपया काहे लेता है, कम से कम 10 रुपया लो, कभी कम से कम 100 रुपया लो, ऐसा हमेशा मतलब कि सुनने को हमको मिलता है। सर 1 रुपया चलता है, कैसे देता है आपको बच्चा 1 रुपया? 1 रुपया देता है, 1 रुपया चल रहा है अभी, 1 रुपया देता है। रखते हैं आप? हाँ रखते हैं, बहुत बेहतरीन तरीका से। तो मार्केट में चलता नहीं है? चलता है, चल रहा है। 1 रुपया चलता है? हाँ चल रहा है। तो बहुत सारा हो जाता है। हाँ, इस बार देखिए हम हकीकत बताते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो बैच दिए हैं तो उसमें लगभग मेरे पास 5-6 हज़ार बच्चा तो खाली ऑनलाइन में लिया, और 1-1.5 हज़ार बच्चा तो लगभग 5-6 हज़ार रुपया देखिए 1 रुपया के हिसाब से आ गया। देखिए यहाँ सबसे बड़ा जरूरी क्या है, बूंद बूंद से घड़ा भरता था, यहाँ 1 रुपया से देखिए 5,000 रुपया आ गया, ठीक है। ये 5,000 रुपया लोगों के लिए बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हम हर एक जगह से गुजरे हुए हैं। वो दौर भी था गांव का जहाँ पे पैसा का समस्या था, दिक्कत था, हम लोग के पैसा नहीं मिलता था। हम लोग के जैसा बताएं, हम कृषक के बेटा हैं, एक किसान के बेटा हैं, पैसा हाथ में कभी नहीं मिलता था। आपको जान के आश्चर्य होगा।
हम लोग खेत उत से गेहूं लाते थे, धान लाते थे, उसको बेच के कोई चीज खाना होता था, खरीदना होता था। चॉकलेट, लेमन जूस, मिक्सचर, झिल्ली उस समय मिलता था। एक घुर्नी में घुराने वाला घुर्नी जैसा चॉकलेट होता था, ऐसे ऐसे करते थे, वो भी देखिए था। तो वो धान से हम लोग लेते थे, गेहूं से लेते थे। गांव में हम लोग के चावल होता था, चावल बेच के लेते थे, आलू बेचते थे, प्याज बेचते थे, उसको जाके हम लोग देते थे, तो उसके लिए सामान हम लोग लाते थे, कुछ खाने वाला पीने वाला सामान लाते थे। अभी जो आपके पास 1 रुपया रहता है सर, वो बहुत सारा हो जाता है, वो आप उसको खर्चा कैसे करते हो? खर्चा कैसे करते हैं? कभी मतलब कि टोटो का किराया दे दिए, कभी किसी को चेंज हुआ तो 5 रुपया 10 रुपया इस तरह से चलते ही रहता है, दुकान उकान में चलते रहता है। ज़्यादातर हम उसका यूज करते हैं टोटो का किराया देने में। अच्छा, ज़्यादा यूज करते हैं आप टोटो? हाँ, टोटो किराया देने में यूज करते हैं। गरीब जो बच्चा रहता है सर, उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या चीज़ का होता है? देखिए, गरीब जो बच्चे हैं ना, तो सबसे बड़ा जो उनको दिक्कत है, दिक्कत तो आर्थिक दृष्टि बच्चा समझते हैं कि हमको दिक्कत है पैसा का, हम आगे नहीं कैसे बढ़ पाएंगे, दिक्कत होगा, कहीं बड़ा संस्थान में नहीं जा पाते हैं। लेकिन ऐसा बच्चा को हम एक ही चीज कहना चाहेंगे, जीत जो आपका है, आपका होगा आत्मशक्ति से, इच्छा शक्ति से, आत्मबल से। आत्मबल अगर पढ़ने के लिए रहेगा तो बहुत सारा समाज में देखिए ऐसा ऐसा सुनते हैं कि किसी विद्यार्थी के पास पढ़ने के लिए कॉपी कलम ज़्यादा नहीं था, लेकिन किसी भी परिस्थिति में रह के काम करके वो आगे बढ़ता है और आगे चीरते हुए जीवन से निकलता है। जी, रिसेंटली आज का सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो सेवा है या बिजनेस? देखिए, अभी का तो हम कह रहे हैं पूरा बिजनेस है जी। अभी का जो हकीकत है, हकीकत से हम मुंह बोल नहीं सकते हैं। ये नहीं कि हम अगर पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, हम भी पैसा कमा रहे हैं तो ये बोल दें कि ये पूर्णतः बिजनेस है। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा देख रहे हैं, मतलब कि कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर एक चीज चलता है, सब बिजनेस के पर्पज से। क्योंकि बिजनेस अगर नहीं रहता तो सबसे पहला बात वो संस्कार का करता। बच्चा में संस्कार नहीं, बच्चा में संस्कार नहीं डाल पा रहा। ठीक है, कोई भी बड़ा बड़ा कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, वो पढ़ा रहा है, डॉक्टर भी बना रहा है, इंजीनियर भी बना रहा है, 5 लाख 10 लाख के पैकेज भी दिला रहा है, लेकिन जो एक चीज दिलाना चाहिए वो दिला नहीं रहा। और इसी के लिए अबोध कुमार सिर्फ कार्यरत है, और इसी के लिए ये काम बहुत ज्यादा हम कर रहे हैं। वो क्या है सुनिए, कि 5 लाख रुपया महीना उठा लिया डॉक्टर इंजीनियर बन के, सब कुछ करके, वो तो चला गया दूसरा जगह। पिताजी माताजी किस स्थिति में रह के उसको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, शादी ब्याह किया, लेकिन जब माता वृद्ध अवस्था में जाते हैं तो 100 गो में 90 गो पूछने तक नहीं माता पिता को आता है। 10 गो के बात हम नहीं कर रहे हैं, 10 गो जो है अपना माता पिता को देखे पूछते हैं, लेकिन वृद्ध अवस्था में सक्सेस वही है, सफल वही है जो वृद्ध अवस्था में अपने माता पिता को, जैसे आपको बचपन में माता पिता किए थे, जैसे माता पिता आपको बचपन में किए थे, कि हमेशा गोदी उठैले रहते थे, हमेशा आप पैंट में लेटरिन कर देते थे, बाथरूम कर देते थे, पेशाब कर देते थे, तो हर एक चीज के अपना हाथ से पोंछ के हर एक चीज करते थे। जो आपको बचपन में माता पिता किए वही आप जो है वृद्ध अवस्था में माता पिता को कर दिए, वो इंसान विद्यार्थी सक्सेस होगी। 5 लाख महीना नहीं भी कमा रहा है, नहीं भी बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बना, लेकिन जीवन में उससे बड़ा सक्सेस और कोई हो ही नहीं सकता है। वही सबसे बड़ा सक्सेस जो माता पिता को वृद्ध अवस्था में कह दे, हर क्षण खड़ा रहे। जिस समय माता पिता के आवाज आया कि हमको पानी चाहिए, 1 मिनट के अंदर पानी पहुंच गया, वो पुत्र श्रवण कुमार के समान जी। पर बहुत सारे ऐसा तो बच्चा है नहीं, तो वो कहे ना, हम 100 में 90 जो है सक्सेस करवा देते हैं माता पिता, और वो चल भी जाता है। तो बड़ा बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट वो करवा क्या रहे हैं भैया, हमको यही नहीं समझ में आता है। आप कर क्या रहे हैं? आप नीट का एग्जाम क्वालिफाइड करवा रहे हैं, आप है जो कि IIT क्वालिफाइड करवा रहे हैं, लेकिन लास्ट ये क्यों नहीं सिखाते हैं? उसके साथ ये भी सिखाइए कि तुम्हारा ये भी काम है, वृद्ध अवस्था में माता पिता को सेवा करना है, अपना हाथ से करना है, और तुम्हारे जो बीवी आएंगे, बाल बच्चा आएंगे, उनसे भी करवाना है, लेकिन करवाना है। बहुत सारा लोग सोचेंगे तो ये कि माता पिता हमको किया तो स्वार्थ है क्या?
नहीं जी, हमारा माता पिता जन्म दिए, 9 महीना अपना घर में रखे, 2 साल 1.5 साल तक अपना छाती से लगा के दूध पिलाए, और उसके बाद फिर हम उनको सही बेड पे पड़े हुए छोड़ देते हैं, उसको मतलब कि बुरी हालत में छोड़ देते हैं। ये कहाँ का रूल है, कहाँ का नियम है? इस पर तो सरकार का भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं हमारे समाज अत्र तत्र है। पहले व्यवहारिक ज्ञान था हमारे समाज में, अब व्यवहारिक ज्ञान पूर्णतः खत्म हो चुका है, समझे। इसलिए 100 में 90 विद्यार्थी जो है माता पिता को एकदम छोड़ के चलो। आजकल देखते होंगे समाज में मुंह, माता पिता से मुंह लगाता है, लड़े लगता है। ऐसा ऐसा कहानी सुनते हैं कि माते पिता को गोली मार देता है, माते पिता को गला दाब देता है। सर, अब हम आपके पर्सनल थिंकिंग पे चलते हैं। आपके अनुसार सफल का एक परिभाषा क्या हो सकता है? देखिए, मेरे अनुसार सफल का परिभाषा यही है कि जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी, जो लोग जिस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से नॉलेज हो, उसका ज्ञान हो, और उस ज्ञान से अपने समाज में, उस ज्ञान से अपने समाज में लोगों के कितना लाभान्वित कर रहे हैं, और उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं। जैसे सक्सेस मतलब ये लोग समझ लेता है, देखिए क्या कि हम हैं, हम नौकरी उकरी किए, 1 लाख 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, तो हम हो गए सफल। तो यहाँ पर वो खुद व्यक्ति सफल हुआ, अपने परिवार के लिए हो सकता है सफल हुआ। लेकिन हमको ऑल ओवर के लिए अगर सफल होना है, तो हम जो नॉलेज प्राप्त किए या जो मेरे पास चीजें हैं, उसको समाज में, उससे लोग लाभान्वित हो रहा है कि नहीं। तो ये सक्सेस का सबसे अच्छा बेहतरीन परिभाषा है। और दूसरी बात ये कि उससे आपका समाज में कोई नुकसान ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, कोई समस्या उससे ना हो, प्रकृति का भी ज्यादा दिक्कत ना हो, तब हम समझेंगे कि वो व्यक्ति क्या है, सफल है। जी, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा या नाम या आपका रेपुटेशन? देखिए जी, सबसे पहला चीज़ तो रेपुटेशन होना चाहिए। और आजकल के जीवन जैसा है, हर एक चीज़ में पैसा भी होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा है जो अहमियत हम देते हैं रेपुटेशन का है, और पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि पैसा रहेगा तभी समाज में। बिना खाइए पिएगा कहाँ से, सब चीज़ें कहाँ से, पहनने ओढ़ने हर एक चीज़ के लिए आपको चाहिए पैसा, तो रेपुटेशन भी चाहिए। नाम तो जब रेपुटेशन सही रहेगा तो नाम स्वतः बन जाता है, ठीक है। और पैसा भी जरूरी है जीने के लिए। आपका जो बचपना जिंदगी था वो काफी स्ट्रगल था जी, तो आज भी आप स्ट्रगल जिंदगी जी रहे हैं या आप ठीक हैं अब? देखिए एक बात बताते हैं, जो व्यक्ति संघर्षशील है, स्ट्रगल अगर करना छोड़ दिया तो फिर वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, उसी वहीं तक सीमित हो जाएगा। जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते रहना होता है और स्ट्रगल करते रहना होता है, समझे। क्योंकि कृष्ण भगवान जब गीता में अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तो ये जो है अपना कर्म करना ही अर्जुन छोड़ दिए थे, मतलब धनुष बाण छोड़ दिए थे और कहे कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट ये सिर्फ और सिर्फ गीता का रचना इसलिए कर दिए क्योंकि उनसे कर्म करवाना था। और डायरेक्ट कृष्ण भगवान अर्जुन के बोले कि जो इंसान कर्म करते रहता है वही खुश रहता है, सुखी रहता है, और जो कर्म करना छोड़ दे वही दुखी होता है। इसलिए कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, कर्म से जो आपका उत्पन्न फल है, जो प्राप्त होने वाला फल है, उसको आप त्याग कीजिए, लेकिन कर्म जो है करते रहना है, ये चीज है। तो संघर्ष तो जीवन में है, हमेशा करते रहना है, ठीक है जी। आज का युग में, आज के ज़माने में सोशल मीडिया टीचर के लिए क्या है, हेल्प कर रहा है या दुश्मन बन चुका है? देखिए, सोशल मीडिया जो है अगर सही से सही वे में उसका इस्तेमाल किया जाए तो ये बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि चीज़ें को सरल रूप में दे रहा है, चीज़ों को सरल बना रहा है, आसान बना रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन है। लेकिन अगर दूसरा तरफ हम ये देखते हैं कि उसका अगर इस्तेमाल सही नहीं हुआ तब फिर गड़बड़ हो जाएगा, दिक्कत भी होगा जी। तो टेक्नोलॉजी का आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? टेक्नोलॉजी का तो संपूर्ण भरपूर फायदा उठा रहे हैं जी। टेक्नोलॉजी से है, देखिए आज हम यहाँ 5-10 हज़ार बच्चा को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से बोर्ड जैसे है, अपना कैमरा है, तो ये सब टेक्नोलॉजी तो बहुत बेनिफिट हो रहा है और उठा भी रहे हैं लाभ इसका। आप अपने लाइफ में डेली रूटीन जो होता है फॉलो करते हैं? डेली रूटीन फॉलो ही करना पड़ता है और करते भी हैं।
सबसे पहले जो मेरा शुरुआती से जो बनाए हम 9-10 से, वही रूटीन अभी भी फॉलो करते हैं। 4 साढ़े 4 बजे तक उठ जाना, उठने के बाद फिर अपना क्रियाकलाप करके थोड़ा सा कुछ स्टडी करना, कुछ असाइनमेंट बनाना, और उसके बाद फिर नहाना धोवाना और फिर अपना पढ़ाने के लिए आना। ये सब रूटीन को फॉलो करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो रूटीन बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं हो पाता है, इसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? इसके लिए तो एडवाइस यही देंगे कि अगर एक बार कमर कस लिए तो फिर उसको एकदम हर हालत में पूरा करना है तो करना है, क्योंकि रूटीन बना लिए और रूटीन को फॉलो नहीं किए तो फिर दिक्कत यही है कि रूटीन आप बनाए 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक चला और उसके बाद नहीं चलेगा तो वो पथित मतलब वो एक जैसे कि मान लीजिए हम रास्ता पे जा रहे हैं और रास्ता पे जा रहे हैं और आधे रास्ता पे जाके रुक गए तो फिर वो हम मंजिल पे पहुंचे कहाँ, तो मंजिल पे फिर नहीं पहुंच पाएंगे। अब पहुंचेंगे भी तो लेट होगा, दिक्कत होगा। तो इस तरह से उस तरह से करना ही नहीं चाहिए कि रूटीन बना के डेली फॉलो नहीं कीजिए, डेली फॉलो कीजिए। अभ्यास मतलब वो कहने का मतलब रूटीन बना रहे हैं इसका मतलब डेली हमको पढ़ना है, चाहे डेली वो कार्य को करना है, और डेली उस कार्य को करना है तो आपको अभ्यास हो रहा है, और अभ्यास बहुत बड़ा जरूरी चीज होता है, समझे। अभी अगर हमको एगो तलवार दे देगा तो एक आदमी को हम नहीं मार काट पाएंगे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के वो तलवार दे देता था, हजारों हजारों के संख्या में एक बार में गाजर मूली की तरह छपछपाते काटते हुए निकल जाते थे। चाहे हमारे महाराणा प्रताप हो, बहुत सारा वीर ऐसे हुए जो अभ्यास का बहुत बड़ा महत्व है। तो अभ्यास मतलब रूटीन हुआ। वो क्या करते थे, डेली 4 घंटा 3 घंटा 2 घंटा तलवारबाजी करना है, भाला फेंकना है, ठीक है, डेली उनका था। तो डेली वो कर रहे हैं, रूटीन था, और रूटीन से जो अभ्यास जनरेट होता है वो सबसे खतरनाक होता है, समझे। ये चीज होना ही चाहिए, रूटीन को फॉलो करना ही चाहिए। जो स्टूडेंट रूटीन को फॉलो करेगा वो बेशक एकदम सफल होगा, सक्सेस होगा, जो जीवन में चाह रहा है वो प्राप्त कर लेंगे वो। जी, आपके लाइफ से सबसे बड़ा लेसन बच्चे को क्या सीखना चाहिए, क्योंकि हर गलती करके ही हर चीज नहीं सीखा जाता जी, कुछ लोग दूसरे के गलती से भी सीखा जा सकता है। जी, तो जी। आपके लाइफ से सबसे बड़ा लेसन बच्चों को क्या सीखना चाहिए, या किसी को भी? देखिए, हम यही कहेंगे कि सबसे पहले बच्चा को, जो विद्यार्थी है, वो जो रूटीन बनाते हैं, जो भी पढ़ने के लिए जाए, जो भी क्षेत्र में हो, जो भी कार्य करते हैं, ठीक है, उसको निष्ठापूर्वक करें। ये नहीं कि मम्मी पापा बोलेंगे, फलना चिलना आदमी बोलेगा तब हम करेंगे। स्वतः होना चाहिए, स्वतः होना चाहिए कि हम करेंगे। और ये चीजें जैसे कि हम मान लीजिए पटना में रहते थे तो हमको ठीक ठीक याद है, बहुत सारा स्टूडेंट दोस्त मेरा जो थे वो कहते थे कि चलिए थोड़ा सा घूम के आते हैं वहाँ वहाँ, तो हम कहते थे नहीं, क्योंकि हम जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उस उद्देश्य को पूर्ति करना है, ठीक है। अगल बगल यहाँ वहाँ बोलने वाले बहुत सारा लोग मिलेंगे आपको कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, यहाँ चलो वहाँ चलो, लेकिन आपका मकसद क्या है, आपका मकसद क्या, आपका सोच क्या, आप करने के लिए क्या आए हैं, कर क्या रहे हैं, ये बहुत बड़ा मायने है। तो आप अगर 10वां में हैं, 11th में है, 12th में, या जो कार्य कर रहे हैं, खेल में है, कूद में, संगीत में, तो वो चीज करने गए तो उसको संपादित कीजिए, उसके अलावा कुछ भी करना वो आपके लिए गलत होगा। तो हम यही कहेंगे जो विद्यार्थी जीवन में है, पढ़ने के अलावा जो आपका 2 ही काम पे ध्यान देना है, एक माता पिता को बात मानते हुए, दूसरा और आपका पढ़ाई, हर एक चीज अपना माता पिता पे लगाना है और अपना पढ़ाई पे लगाना है। इसके अलावा जो भी चीजें आप कर रहे हैं वो सब तमाम चीज गलत हो जाएगा। इसलिए आपको हम यही सीख देंगे, विद्यार्थी को यही हम सीख देंगे खास करके, कि जो आप काम कर रहे हैं उसी के इर्द गिर्द है जो सभी चीजें कीजिए। ये नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कभी दोस्त के बर्थडे मनाने चल गए फालतू में, कभी चल गए वहां 2 घंटा समय बर्बाद करने के लिए, कभी गप्पा लड़ाने चल गए, कभी मोबाइल चलाने चल गए, कभी मतलब अलर बलर में समय है जो कि गड़बड़ाना नहीं। एक एग्जांपल हम यहाँ देना पसंद करेंगे, मान लीजिए कि हमारा मोटर है और टंकी में पानी भरना है, तो हम मोटर को चालू कर दिए, अब टंकी में पूरा पानी जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये पाइप में 2-3 को जहां तहां छेद हो जाए, लीकेज हो जाए, तो पूरा पानी जाएगा नहीं उसमें, क्योंकि पानी इधर उधर क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है, जो मकसद आपका है, जो आप मंजिल बनाए हुए हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, उसको आप उसी में पूरा फोर्स लगाना है, ध्यान मन सब कुछ केंद्रित करना है। अगल और अटर पटर इधर उधर वाला काम करना है जो आपके लिए बेवकूफी है और आपका सफलता का मार्ग नहीं खोलेगा, ठीक है। यही हम शिक्षा देना चाहेंगे। हमारे पॉडकास्ट अंत होने वाला है सर, तो बच्चों को कुछ अच्छा बात एडवाइस दीजिए जो अपने लाइफ में फॉलो करके और अच्छा मुकाम हासिल कर सके। देखिए बाबू, हम एक ही चीज कहेंगे कि हमसे या आपसे जब मान लेते हैं कि ये चीज हमको करना है, तो फिर वो
कर देंगे। अब ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत चीज भी यही है, ब्रह्मांड का सबसे कार्यशैली का प्रणाली यही है कि जो आप सोचते हैं और जो करना चाहते हैं उसी तरह के रास्ता आपका ब्रह्मांड प्रकृति में खुलता है। जैसे एक चोर है जो चोरी के बारे में सोचता है तो उसको तरह तरह के सोच आता है कि यहाँ चोरी करना है, यहाँ करना है, चोरी करने का तरीका वो बनाएगा, ठीक है। लेकिन एक जो मारे पीटे वाला आदमी रहता है तो वो मतलब तरीका उसके मन में ही आते रहेगा, कैसे मारना है, कैसे पीटना है, कैसे लूटना है, ठीक है। एक क्रिकेटर जो रहेंगे तो उनका मन में यही चलते रहेगा कि मतलब कि हमको कैसे छक्का मारना है, कैसे आउट करना है, इस बार ज्यादा कैसे लाना है। एक अगर टीचर है तो उनका मन में यही आएगा कि हम कितना बेहतरीन तरीका से पढ़ाएं, कैसे स्टूडेंट बढ़ाएं और कैसे कितना अच्छा से पढ़ाएं कि अधिक से अधिक नंबर लाएगा, इस तरह। तो यही सोच आपको रहना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं और उसको हम बहुत बेहतरीन तरीका से करेंगे तो ही आपका मार्ग है जो ये प्रकृति और ब्रह्मांड खोलेगा। तो इसके लिए डरना नहीं है कि ये चीज हमसे नहीं होगा, वो आप ही से होगा और आप ही उसके लिए बने हैं, आप ही वो शख्स हैं जो वो काम को संपादित और कर सकते हैं। इसलिए ये सोचना नहीं है कि हमसे नहीं होगा, आपसे होगा। और सत्य के साथ लगन के साथ कीजिए काम को, वो आपका सफल हो जाएगा, उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ जाइएगा। इसी बात के साथ हम विराम देंगे जी।